बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम क्लैश देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले तारुफ पर आले मेहमान मेरे साथ जो मौजूद हैं, फिर हम बातचीत को डायरेक्टली शुरू करेंगे। इजहारुल हक साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं सीनियर, बहुत शुक्रिया आपका। जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, वो भी तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जर्नल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। और हफीज़ चौधरी साहब अमेरिका में बिज़नेस करते हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। दूसरा कुछ हवालों से हमारे पास सवालात हैं, इनसे भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इजहारुल हक साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का रिलीफ पैकेज, उसके ऊपर अपोजिशन कह रही है किसी काम का नहीं है, हुकूमत कह रही है बहुत काम का है, और लोगों की राय जो है वो तो आपकी राय के साथ और राय हमवार करने के साथ ही बनेगी। आपके ख्याल में इस वक्त ये डूबते को तिनके का सहारा है या डूबते को कोई और किस्म का इशारा है? नहीं इमरान खान साहब, ये तो वो जो कहते हैं ना कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ कैमल, ये वो है। हुकूमत खुद कह रही है कि सिर्फ 1 करोड़ लोगों को 6 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। अगर ये बात मान भी ली जाए कि वाकई 1 करोड़ लोगों को मिलेगा, तो टोटल आबादी तो हमारी 22 से 25 करोड़ तक है। 1 करोड़ घरानों को जो इस रिलीफ के साथ, जी घरानों को नहीं, 1 करोड़ मुझे नहीं पता 1 करोड़ घराने कह रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 40% के करीब पाकिस्तान की आबादी है जो इसके दायरे में आएगी, उनका ये क्लेम। चलें, लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प बातें हैं। उन्होंने की तकरीर में ये भी फरमाया है कि अगर बाहर से जो 2 खानदान हैं वो दौलत ले आए तो मैं कीमतें आधी कर दूंगा। इससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं। एक बात तो यह है कि कीमतें आधी करना वज़ीर आज़म साहब के अपने कंट्रोल में है, उनकी स्टेटमेंट यही बता रही है। तो आप 25 करोड़ 22 करोड़ आवाम को क्यों सजा दे रहे हैं 2 खानदानों के जुर्म की? अगर 2 खानदान वापस ले आए तो आप कर सकते हैं कीमतें आधी, तो आप अभी आधी कर दें। दूसरा सवाल यह है कि खानदान वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, उनकी दौलत से उन्हें कोई गरज नहीं है, जिन्हें वो पंजाब के डाकू कहा करते थे, क्या उनके पास दौलत नहीं है? एक तो ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा, जब वो फरमाते हैं कि बांग्लादेश में पेट्रोल महंगा है, इंडिया में महंगा है, तो वो प्राइसेस नहीं देखते, रुपए की करेंसी की कीमत नहीं देखते। 100 रुपए में जो खाना आता है वो पाकिस्तान के 100 रुपए में नहीं आता। बांग्लादेश के 100 टका में जो खाना आता है वो पाकिस्तान के 100 रुपए में नहीं आता। तो ये किस किस्म का मुवाजना है? उजरत भी देखें, कीमतों का एक उमूमी जो सतह है वो देखें। अब अगर आप फ्रांस में कहें कि जी इतने में है पेट्रोल, तो फ्रांस की जो आबादी है, जो मजदूरी है, वो यूरो के लिहाज से तो वो लाखों में बनती है। तो ये एक अजीब किस्म का मुवाजना है जो वजीर भी करते हैं और वजीर आज़म भी करते हैं। ये बिल्कुल गैर हकीकी मुवाजना है। ये रिलीफ पैकेज जो है ये कुछ भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी गिमिक है, और ये भी नहीं पता कि ये अमल की सूरत इख्तियार करेगा या नहीं, वेदर इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रैक्टिस और नॉट, ये अभी तो सिर्फ ऐलान है। फिर उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोल अभी और महंगा होगा, तो और कितना महंगा होगा? इमरान खान, ये बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आज का कॉलम लिखा है जो कल इंशाल्लाह आएगा कि ये IMF का टिपिकल तरीका है। IMF जहां भी जाता है 2 काम जरूर करता है। अभी हमारे स्टेट बैंक के जो मौजूदा गवर्नर हैं, ये मिस्र में रेप थे, तो वहां IMF के मुलाजिम हैं। सबसे पहले वहां की उस मुल्क की करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, उसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, उसके बाद टैक्सेस ज्यादा करते हैं। जब गुर्बत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि गुर्बत कम करने का प्रोग्राम भी हमारे पास है। तो ये जो आप सुनते हैं पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ये उसी IMF की एक जो टोटल गेम है उसका हिस्सा है। और अल्टीमेट मकसद ये है कि लोगों को मजबूर किया जाए सड़कों पर आने पर, और उसके बाद इस मुल्क की सियासी पॉलिसियां उन पर बिला वास्ता एक किस्म का कंट्रोल किया जाए। तो आप IMF लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में गया है, जिस एशियन कंट्रीज में गया है, हमेशा यही हुआ है, और ये एक पहले से सोचा समझा पैटर्न है जिसकी तरफ जा रहे हैं। अभी कल वजीर खजाना साहब कह रहे थे कि मैंने ये वायदा कर दिया है, और वो इतनी प्राइसेस कह रहे थे कि ज्यादा करें तो हमने उससे कम किया है।
ये किस किस्म की आप कौम को तसल्ली दे रहे हैं कि आईएमएफ कहता है कि प्राइस 10 तक ले जाएं तो नहीं, हम 8 तक लेकर जाएंगे। यानी आप पहले से तय कर रहे हैं कि आईएमएफ की बात माननी है और फिर उस सूरत में कौम को आप ये सहारा या दिलासा दे रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप एब्सोल्यूट सेंस में बताएं कि जी प्राइसेस हम कम कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी हर इकदाम को आईएमएफ की ख्वाहिश के तनाजुर में देखते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि ये पैकेज जो है ये कोई प्रैक्टिकल कोई इसका इफेक्ट होगा, कोई इसका अमली फायदा होगा। ये भी तो कहने की बात है। अभी तो देखें हजारों लफ्ज़ें बाकी हैं मुंह तक जाम आने तक, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। मैं जमील अहमद खान साहब, आपको क्या लगता है इस पैकेज के बारे में? जी, ये पैकेज जो इस मौजूदा हालात में दिया गया है, इसको ये कहा जा सकता है कि हाँ, ये आटे में नमक के बराबर, लेकिन बहरहाल ना होने से तो बेहतर है कि कुछ हुआ। अब रहा सवाल यह है कि अगर ये पैकेज न मिलता बिल्कुल ऑल टुगेदर, तो फिर ज़ाहिर है इससे ज़्यादा और दिक्कत और दुश्वारियाँ होती। अब ये इबाम और ये क़यास आराई कि इस पर क्या अमल हो सकता है इस पैकेज पर या नहीं, तो मैं समझता हूँ ये क़ब्ल अज़ वक्त है। अगर कुल्ली तौर पर नहीं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक इस पर अमल हो सकता है। हाँ, ये और बात है कि जो 1400 पूरे एहसास प्रोग्राम का और 120 बिलियन का जो ये पूरा पैकेज है, इसमें वो अपना पीएसडीपी का बजट भी काटेंगे, बाकी जगहों से भी करेंगे अपने कॉर्नर्स कट करके, तो पैसे तो ये कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं इसके लिए। अब रहा ये कि जो इस वक्त बार बार ये सुनकर अजीब मुझे ताज्जुब होता है कि तमाम वज़रा यही कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर ने उस पर मोहर अपनी सब्त कर दी कि दुनिया में हमारे पास अब भी प्राइसेस कम हैं। तो हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी इसका जिक्र जो कर रहे थे, वहाँ की मजदूरियाँ मेरे पास इत्तफाक से कुछ फिगर्स हैं इस वक्त, और उस फिगर के मुताबिक पाकिस्तानी करेंसी में जो इमारात में इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है, वो पाकिस्तानी करेंसी में 117 रुपए का मिल रहा है फी लीटर, और उधर मजदूरी 3500 है। और उसी तरह सऊदी अरब में 107 का है, वहाँ मजदूरी 4500 है। इसी तरह बरतानिया में 205 का है और मजदूरी वहाँ 12000 है। अमेरिका में वहाँ इसी तरीके से है 165 का है पाकिस्तानी करेंसी में, और मजदूरी 10,000 है। अब एट द एंड ऑफ द डे देखना ये पड़ता है कि जो यहाँ लोगों की ज़राए आमदन है उसमें वो जिंदा रह सकते हैं, 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, सिर्फ ये देखना है। और फिर स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, वो आर्टिकल 38 के ज़ुमरे में आता है, जहां आपने लोगों के वेलफेयर को देखना होता है और देखना ये होता है कि कहीं वो भूख से और शेल्टर के बगैर ना मर जाएं। तो उसमें ये एक काविश, एक कोशिश है। लेकिन हमें ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि आपके इस वक्त जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जे कितने हैं आपके पास, ये कोई 1 दिन में या 10 दिन में या 3 साल में तो नहीं हुए हैं। हाँ, 3 साल में बढ़े काफ़ी हैं, ये दुरुस्त है। तकरीबन जो छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत, पीपल्स पार्टी जो छोड़ के गई उसको डबल कर दिया पीएमएलएन ने, पीएमएलएन जो छोड़ के गई उसको डबल कर दिया पीटीआई ने। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात है। तो ये कर्जे जो इतने आ गए हैं, 262 बिलियन इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के हैं, तकरीबन 95 से 100 बिलियन एक्सटर्नल हैं, और इसी तरीके से 167 के करीब इंटरनल रुपयों में अगर देखा जाए तो हैं। तो ये जब आपके पास इतने कर्जे हैं तो फिर बात आ जाती आईएमएफ की। मैंने अपने फराइज की अंजामदेही में यूएनओ के साथ था, तो आईएमएफ से मेरा बड़ा ताल्लुक पड़ता था। यह बात दुरुस्त है कि आईएमएफ तो अपने एक पैटर्न और एक उनके पास टेम्पलेट है, उसके मुताबिक चलती है, और जिस तरह हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर आए हैं वो उसी पैटर्न को लेके, और अभी वो अपनी पूरी ऑटोनॉमी चाहते हैं जो कि पार्लियामेंट में उन्होंने मनवा लिया है आईएमएफ से कि पार्लियामेंट कानून में तब्दीली करे। 1956 का जो कानून है स्टेट बैंक का, कि उसमें टोटल ऑटोनमस कर दें उसको, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नैब के दायरे से निकाल दे, दूसरों के दायरे से निकाल दे, हत्ता के पार्लियामेंट के ओवरसाइट से भी निकाल दें। जब वो होगा तो फिर क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी आप पूछ नहीं सकेंगे, जब आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आप पूछ नहीं सकेंगे, और जब इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो महंगाई का तूफान आ जाता है। मेरे पास सारे फिगर्स हैं,
महंगाई के, जो इस वक्त पिछले हफ्ते में हुकूमत ने रिलीज किए हैं। तो आप आगे चलेंगे तो हम आगे चलते हैं उस पर। लेकिन मैं एक मुझे वो लेटर याद आ गया, शबर जैदी से पढ़ा है। उनका शिकवा ये है, जनरल साहब मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दें, यहाँ पे शरई निज़ाम नाफिज कर दें, यहाँ पे सदारती निज़ाम ले आए। ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता क्योंकि लोग ठीक नहीं होना चाहते। वो कहते हैं हमने कोशिश की कि टैक्सेस को ठीक तरीके से लगाया जाए, हर जगह पे माफिया हमारे सामने आके खड़ा हो गया। आड़तियों ने हमारे साथ लड़ाई की, चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस ने हमारे साथ लड़ाई की, सिगरेट के ऊपर और कुछ सीमेंट के ऊपर और दीगर कुछ और आइटम्स के ऊपर 7 आइटम्स पे उन्होंने कहा हमने ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम लगाने की कोशिश की तो अदालतों से स्टे ऑर्डर आ गए। तो वो ये कहते हैं कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ, या कोई टैक्स देना ही नहीं चाहता इस मुल्क में, ना पैसे इकट्ठे होंगे, ना कर्जा उतरेगा, ना हम आगे बढ़ेंगे, और फिर कौम को रिलीफ भी चाहिए। तो सर जब भी कभी इस तरह का सिचुएशन आएगा हमें तो मार ही पड़ेगी, क्योंकि हम तो पैसे जमा नहीं कर पा रहे। बेसिक जो हमारा इशू यही है कि अगर आप आज भी जो टैक्स रेशोज आप देख लें क्या हैं आपके, अगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हुकूमत ना लगाए जिसकी वजह से महंगाई भी बढ़ रही है, तो हुकूमत तो खुद चला ही नहीं सकेगी अपने काम को। इसलिए आप जो बात करें ना, आप चले जाएं बाजारों में, मुझे कोई दुकान खाली नजर नहीं आती, मुझे कोई रेस्टोरेंट खाली नजर नहीं आता। आप गाड़ियां खरीदने चले जाएं, आपको एक गाड़ी के लिए साल इंतजार करना पड़ता है, और वो अगर आप लेना चाहें तो आपको गाड़ी की कीमत से 5-7 लाख रुपए ज्यादा दे के गाड़ी खरीद सकते हैं। आपको मोटरसाइकिल का ये मसला बन गया आपके लिए। एक तरफ तो हालात जो आप बता रहे हैं और दोस्त बात कर रहे थे वो सही बात कर रहे थे, एक जो तनख्वाहदार तबका है या जो वो लोग जो दिहाड़ीदार हैं जिनकी आमदनी के जराए और नहीं बढ़ा सकते, वो उनके अलावा अगर आप बाकी लोगों को आप देख लें तो आपको इस किस्म का हंगामा नजर नहीं आता है जिसे हम बात कर रहे हैं। ये क्योंकि हमने जब भी हुकूमत ने कोशिश की है कि आपकी इकोनॉमी को किसी भी नेट में लेके आए, आपके अपने लोग खड़े हो गए हैं उसमें, विद इन दी गवर्नमेंट लोग खड़े हो गए हैं, और जो हमारे दूसरे तबकात हैं जैसे ताजिर तबकात हैं, ट्रेडर्स हैं, आप इनकी अगर बात देख लें, ये कोई आपको किसी टैक्स देने को तैयार नहीं है। आप चले जाएं किसी कसाई की दुकान पे चले जाएं, आप ये जो हमारी जब पोल्ट्री की इंडस्ट्रीज को जाके गोश्त वाले नहीं देते, पोल्ट्री वाले तो बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देते आप देख लें, आप चले जाए ना कहीं, आप चले जाएं जाके 40 करोड़ रुपया टोटल पूरी इंडस्ट्री का टैक्स है, तो आप देख लें आप फिर इसको। तो फिर इसमें अगर हम समझते हैं कि कोई भी हुकूमत आके काम कर सकती है तो उसके लिए मुश्किल होगी। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज जो हम बार बार भूल जाते हैं, देखिए हमारे साथ जो हमारी इकॉनमी के साथ जो बेसिक खिलवाड़ हुए हैं ना, आप उनको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे तो बात बनेगी। अयूब खान को हम हमेशा बेइंतहा उसको मतऊन ठहराते हैं, लेकिन उसने आपकी एग्रीकल्चर को और आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक डगर पे डाल दिया था। उसके बाद आपकी नेशनलाइजेशन हो गई आपकी, उसके बाद से उसका ऐसा बिगड़ा कि बात ठीक नहीं हो सकी। आपकी बिजली पैदा करने की इस्तात कम हुई, आप IPVs को लेके आ गए, उनके साथ जो मुआहदात हैं वो होशरुबा हैं, वो हुकूमत हर हुकूमत देती जा रही है। आपकी जो कॉस्ट ऑफ जो टैरिफ, जो पावर टैरिफ से इतने हाई हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ नहीं सकती। इसमें ये लाने की जो कोशिश करते हैं तो बीच में जो मसाइल है वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं। हुकूमत को आप क्रेडिट दें, उन्होंने बड़े लोगों को लाके सामने खड़ा कर दिया। आपकी जो शुगर इंडस्ट्री थी सारी, उसका जो मसाइल थे सामने आ गए हैं, इसको ठीक करने के लिए चलते हैं तो हुकूमत के अंदर के लोग सामने खड़े हो जाते हैं, इस तरह आटा के लोग। तो अगर आवे का आवे बिगड़ा हुआ ना हो, इस मुल्क के मसाइल तो इतने ज्यादा नहीं है हम उनके जो हमने इतने ज्यादा अपने गले में डाल के हम बैठ गए हैं। ठीक, इमरान खान साहब लाख ईमानदार सही कोशिश कर रहे हैं, वो सारा कुछ मिलकर, उसको आप क्रेडिट दें उनको, इस हुकूमत को भी कुछ क्रेडिट दें उसको लेके। लेकिन इशू ये है कि बेसिक्स जो आपकी बिगड़ी हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो पॉलिटिकल कैपिटल लगता है वो आप कोई लगाने को तैयार नहीं है। वो ना इमरान खान साहब की पार्टी है ना दूसरी पार्टियां थी, बल्कि ये तो अभी एक को गठजोड़ बन गया हुआ है ना आपका इसका, इसको आप कैसे ठीक करेंगे इसको आपको। अब इसमें हमारे साथ हफीज़ चौधरी साहब मौजूद हैं और आपका बड़ा एक्सपीरियंस है। हफीज़ चौधरी साहब, अभी अमेरिका में जब ये कोविड आया तो उन लोगों ने भी अपने लोगों को रिलीफ दिया, दुनिया के और मुल्कों ने भी दिया, तो उनके रिलीफ में और हमारे रिलीफ में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उनके टैक्स सिस्टम में और हमारे टैक्स सिस्टम में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इस सूरत हाल के साथ तो पाकिस्तान इसी किस्म का रिलीफ दे सकता है, चाहे वो किसी को महसूस हो या ना हो। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लोग कहते हैं कि शायद कोविड में अमेरिका से भी बेहतर थी। तो आपको क्या पोटेंशियल, पाकिस्तान में अभी आपने कुछ टाइम भी गुजारा है, आप क्या असेसमेंट लेकर जा रहे हैं?
जी, थैंक यू इमरान साहब। देखिए, मैं इस मसले को एज ए डे टू डे बिज़नेस नहीं देखता। एज ए बिज़नेसमैन मैं समझता हूँ कि इसका एक बुनियाद से इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कि फ़र्ज़ करें अगर मैंने फ़ैसला करना हो तो जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है उसमें जो पाकिस्तान की वैल्यू है जियोपॉलिटिकल इस खित्ते में, मैं प्रेसिडेंट शी से 100 बिलियन का डिमांड करूं फॉर 20 ईयर विदाउट नो इंटरेस्ट, ज़ीरो इंटरेस्ट। उनको हम अपनी जितना अपना, ये अभी जमील साहब ने बताया कि 95 से 100 बिलियन पाकिस्तान का लोन है, तो हमें बजाय 1-1, 2-2 बिलियन, 3-3 बिलियन मांगने से आंखें डाल के ये बात करनी चाहिए कि हमें ये हमारे ये कर्ज़े हैं ये पे करो और हम आपको वापस करेंगे उनका हमारे साथ जो इंटरेस्ट है, वरना हम कहीं और से भी ले सकते हैं। नंबर 1। दूसरा ये कि चाइना से अपना ईरान, देखिए जब आपका ऐसा टैक्स सिस्टम है तो लोग सोचते हैं इनको कर्जे दो तो वापस कैसे करेंगे, हमारे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नहीं, अभी तो आप 8 से 10 बिलियन तो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना साल का, वो सूद दे रहे हैं, तो वो उसको जड़ से ख़त्म करना होगा ना किसी वक्त। 0-0 तो होना पड़ेगा। हाँ, तो उसके अलावा आप ईरान से अगर 25 साल के लिए ऑयल एंड गैस ले लें, छोड़ें किसी के बाहर की थ्रेट को, और मेरे ख्याल में इससे पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस ये सारी चीज़ें इनकी प्राइसेस आधी हो जाएंगी, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आधी कीमतें हो जाएंगी, फिर हो सकती हैं। इस तरह छोटे छोटे ये जो पैकेज देने से ये कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे ही इसका कोई इम्पैक्ट गिमिक है फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, या थोड़ा पॉलिटिकल स्टंट या पॉपुलैरिटी, ये स्टंट है बस, और कुछ नहीं है। जैसे ये अभी ज़हरुल साहब ने कहा, हाँ उन्होंने यही कहा, ये स्टंट है। और अमेरिका में 2 ट्रिलियन और फिर 2 ट्रिलियन और उसके बाद 4 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन। हाँ, और उसमें पहला जो 4 ट्रिलियन है वो इसमें गया, उसको कहते हैं PPP प्रोग्राम, यानी पे प्रोटेक्शन प्लान, कि आप एम्प्लॉइज़ को 6 महीने ना निकालें, इनको रखें, ये तनख्वाहें आ गई हैं, ये तनख्वाहें इनको दें, और बाकी 40 उसमें 60% आप इधर खर्च करें और 40% आप अपना मॉर्गेज दें या कुछ और करें। इससे टाइम तो निकल गया, लेकिन जब ये अनाउंस हुआ ना, आई एम आल्सो बेनिफिशरी ऑफ दैट, आई गॉट दैट मनी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो ही ये हटेगा सारा कुछ, तो जिन लोगों के इतना वो मॉर्गेज कम्युलेट हो चुका है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो किधर से देंगे, और लामहाला वो प्रॉपर्टी फोरक्लोजर में जाएंगी, और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। इसमें मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एज ए बिजनेसमैन मेरी ये राय थी कि जब इन्होंने ये अनाउंस किया, या ये था मार्च 2020, उस वक्त ये था ट्रम्प प्रेसिडेंट, तो अगर ये कांग्रेस ये बिल पास करती कि 1 मार्च 2020 से लेके टिल फर्दर ऑर्डर वी आर सीजिंग ऑल द अर्निंग इंटरेस्ट ऑन ऑल द मॉर्गेज विद इन अमेरिका, जो भी लोन आपका रिकॉर्डेड है ना, हाँ, इस पीरियड के लिए सीज कर रहे हैं, इसके लिए हम सीज कर रहे हैं, किसी ने किसी का कुछ नहीं देना। पॉलिसी आपको लगता है कि एक बेहतर पॉलिसी उनकी हो सकती थी जो बाद में जो अभी, लेकिन हम तो सर उस तरह पाकिस्तान की, तो अब पाकिस्तान आ जाए सर, हम तो उस तरह पे ही नहीं कर सकते अपने लोगों को। नहीं, हम तो नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं जो मैंने आपको बात बताई है कि इस तरह कुछ नहीं होगा, 1-1, 2-2, 4-4 बिलियन ला के वो ऐसे ही बहता जाएगा और चढ़ता जाएगा। टका के बात करें, ये अपनी पावर को आप अक्सर ये कहते हैं कि जब तक IMF से हम लोगों ने जान नहीं छुड़ाई तब तक ये गला फंसा रहेगा और IMF मजीद हमें धमसाता रहेगा इस दलदल के अंदर। तो ये एक तजवीज़ हो सकती है कि कहीं से भी पैसा करके IMF से जान छुड़ाएं, फिर बाकी देखेंगे। जी इज़हारुल हक साहब।
जी इमरान साहब, जब हमारे ये वज़ीर आज़म इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो ये सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से और शायद मलेशिया से, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो रकूम आई थी, वो पता नहीं कहाँ गई। यहाँ मैं दो चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ। हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कि जी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये वादा पूरा करेंगे या नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि जो अभी 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें बहुत से यू टर्न लिए हैं, हमसे तो ये वादा किया गया था कि ये जो 35 रुपए हर हाउस होल्ड दे रहा है पीटीवी को, ये नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए शक पैदा होता है। दूसरी गुजारिश ये है कि माफिया का जिक्र किया है हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट ने कि वो आगे खड़े हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब वादे किए थे तो वो 22 साल से इसी मुल्क में स्ट्रगल कर रहे थे, उनको सारा बैकग्राउंड पता था। मेरी ये कहना है कि सारा माफिया के जो रेप हैं वो उनकी काबीना में हैं, ट्रेडर्स उनकी काबीना में हैं, उनके रहनुमा, शुगर के लोग उनकी काबीना में हैं, एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट सारे उनकी काबीना में हैं। तो अगर उनकी काबीना के लोग जो हैं वो साथ उनका देते तो ये माफिया जो है, ये जो जिसका शब्बर जैदी साहब ने जिक्र किया है, इसका तोड़ हो सकता था। अब जब सारी प्रेस और सब लोग कह रहे हैं कि बहुत से लोग जिनको जो जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के, वो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर तो वही मशहूर मिसल है कि जब बाढ़ फैंसी खेत को खा रही है तो फिर खेत को कौन प्रोटेक्ट करे? इज़हारुल हक साहब, क्या अपोजिशन में आपको सवाल पूछा था अभी इमरान खान साहब? सर वो आपने दे दिया उसका जवाब। मैं गुजारिश अब ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ये अपोजिशन आपको लगता है कि इस हुकूमत को, इस हुकूमत की कारकर्दगी पर, या जो भी चीज़ें आप पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर ये अपोजिशन इस हुकूमत को दीवार के साथ लगाने में या उनका किबला दुरुस्त करवाने में कोई इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती? बिल्कुल नहीं। अपोजिशन खुद एक तो बटी हुई है। आप देखें कि ये पीडीएम का क्या हाल हुआ है, पीपल्स पार्टी का मुंह अलग है, नून लीग के अंदर खलफशार है, जेयूआई जो है वो अब तकरीबन तनहा रह गई है, और एमक्यूएम की हालत भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता मौजूदा हुकूमत को जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली है, तारीख की तरफ से कह लें या कुदरत की तरफ से कह लें, हमारे मुल्क के अंदर से कह लें, वो ये कि इनको ऐसी पोजीशन मिली है जो कुछ कर ही नहीं सकती। बल्कि आज ही एक हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब तो वफाकी वजीर बराए हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो इनका तो सबसे बड़ी मौज और सबसे ऐश यही हो गई है कि अपोजिशन नहीं है। अब ये जो हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि हमें 20 साल के लिए, 25 साल के लिए कोई जीरो उस पर कर्ज दे दे, तो मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये हल तो है लेकिन ये बड़ा आइडियलिस्टिक है, कौन देगा? हमारे हालात सबके सामने हैं। आप किसी ऐसे आदमी को कैसे कर्जा देंगे जिसके बारे में आपको यकीन है कि ही विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू पे बैक? तो ये तरीके देखें ऐसे होने चाहिए जो अमली हों। टैक्सेस जो हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे लोग जो हैं वो टैक्सेस नहीं दे सकते। 8 या 10% लोग टैक्स दे रहे हैं। तो आप काबीना में ऐसे लोग लाएं कि जिनका अपना इंटरेस्ट न हो। सबके बारे में पता है, जो छोड़कर गए हैं एडवाइजर्स, उनका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जो मौजूदा बैठे हुए हैं उनका भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सूरत हाल ये है कि आप सेहत का मुशीर एक ऐसे आदमी को लाते हैं जो आपके अपने हॉस्पिटल से है। तो इस किस्म की जो पॉलिसियां हैं उनमें गैर जानिबदाराना फैसले नहीं किए जा सकते। आप 25 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़, उनमें बेशुमार लोग हैं। आप 75% तो वही चेहरे ले आए हैं जो आपके साथ कमिटेड नहीं हैं, जो गुज़श्ता हर हुकूमत में हैं। और बड़ी हंसी आती है जब हमारे वजीर जो पिछली हुकूमतों में रहे हैं वो ये कहते हैं, एक वजीर साहब कह रहे थे जी कि पिछली हुकूमत ने हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। पिछली हुकूमत में वो खुद शामिल थे। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का मरगूबा है जो बड़ा मद का खेज है। इमरान खान साहब अगर ये जिस तरह फरमाया है इन्होंने कि ये दयानतदाराना रखते हैं, अगर वो दयानतदाराना सोच और इरादा रखते हैं और रखते होंगे, हमें शक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो ऐसे लोग क्यों नहीं लाते जो आजमाए नहीं जा चुके? ये सब लोग तो आजमाए जा चुके इलेक्शन नहीं जीते। एक खातून वजीर है जिसने 84 करोड़ का कर्जा मुआफ किया है, तो ये लोग हमारे लिए क्या करेंगे? सर ऐसे लोग इलेक्शन ही नहीं ना जीते। इलेक्शन वो लोग जीत गए हैं और वो लोग पावर में आ गए हैं जिनके बगैर अब हुकूमत बंद है। चलें इसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं जमील अहमद खान साहब, अब आपके ख्याल में इज़हारुल हक साहब की बात में बड़ा वजन है
कि तरीक़ाकार अब कोई भी नहीं है, लेकिन ये वाली अपोजिशन जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, क्या ये इस हुकूमत को सीधे रास्ते पे लाने में रोल प्ले कर सकती है? ये सवाल हमने कई बार पूछा है। अब तो अपोजिशन को भी यकीन नहीं है, तो सर व्हाट नेक्स्ट? फिर आगे क्या है, फर्दर क्या है? नहीं, जब अपोजिशन अपने अपने मफाद को बारगेन करने में मसरूफ़ हो जाए और अपनी अपनी जान छुड़ाने में मसरूफ़ हो जाए और अपने अपने फ़ायदे लूटने में मसरूफ़ हो जाए, तो उससे ये तवक्को न करें कि वो हुकूमत को अपने इस लिहाज से आईना दिखलाएगी और इस लिहाज से हुकूमत को करेक्शन की तरफ लेके जाएगी जिसमें कि आवाम का फ़ायदा हो। और दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से अपोजिशंस की को केसेस में जकड़ा गया है, सही उसमें से ज़्यादा हैं मेरे मानने के मुताबिक, गलत भी उसमें से हैं, कुछ विच हंटिंग भी इसमें से है, ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही हैं। लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो महसूस यही होता है कि अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, तो उस लिहाज से भी उनकी कमर टूटी हुई है। फिर जिस तरह के मैं कह रहा हूं कि उनके अपने अपने मफाद जुड़े हुए हैं, एक पेज पर अपोजिशन भी नहीं है। अब तो खैर हुकूमत का भी एक पेज का मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन अपोजिशन भी एक पेज पर आजकल नहीं है आपस में, तो उस लिहाज से अवाम के मफाद की बात तो नहीं हो सकती। पहली दफ़ा महंगाई के बारे में जब उन्होंने देखा कि लोग वाकई में अब जो है रोड खुद ब खुद सड़कों पर निकल आएंगे और अफलास इतनी बढ़ गई है कि जिस हद तक गुर्बत बढ़ गई है, लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। मेरे पास कुछ फिगर्स आई थी और वो दिल दहला देने वाली फिगर हैं कि जो सुइसाइड की फिगर्स आई हैं मेरे पास, और उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा इस साल लोगों ने सुइसाइड किया है गुर्बत की वजह से, ज़्यादातर उसमें से ख्वातीन भी काफ़ी हैं। तो अगर ये देखा जाए उस लिहाज से, तो आगे आने वाले दिनों में जिस लिहाज से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अपोजिशन जिस लिहाज से अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, जिस लिहाज से इस मुल्क पर घटा के बादल मंडला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूं कि इमरान खान की टीम अगर कुछ इससे बेहतर प्रोफेशनल होती, क्योंकि टीम भी तो एकदम नाकारा, अभी तक अपने आप को उसने नाकारा साबित किया है ना, क्योंकि हम ये नहीं ब्लेम कर सकते कि पिछली हुकूमतें ये सब कुछ कर गए और पिछले 3 साल में हमारे से कुछ नहीं हो सका, क्योंकि जो भी हुकूमतें वक्त हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि चीज़ों को दुरुस्त करके आगे बढ़े। पीछे जो खराबी होनी थी वो हो गई। अब रहा सवाल कि दुनिया में, मैं दूसरे ममालिक में भी मैंने अपने फ़राइज़ की अंजामदेही की है, अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी और सफारतकारी के हवाले से भी। ऐसे ममालिक मौजूद हैं जिसमें कि उनके पास इस किस्म की ज़वाल पजीर हालात थे, लेकिन उन्हें अपने एक्सपोर्ट बढ़ाए, टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाया उन्होंने। हमारे यहाँ तो रेमिटेंस के भी कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी है, काफ़ी रेमिटेंस भी आ जाती है। हमें कौन रोकता है कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रातों रात कोशिश करके बढ़ाना न शुरू करें? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हम सारे प्रॉब्लम्स में के मामलात को यकजा करके हम ये नहीं देखते हैं कि इस प्रॉब्लम्स में से ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो गवर्नमेंट रातों रात उसको ठीक कर सकती है। क्या गवर्नमेंट अपने खर्चे कम नहीं कर सकती? जब मैं सफ़ीर था तो मैंने बताया था कि हम $60 मिलियन पूरे दुनिया से कम कर सकते हैं सिर्फ अपने फैक्स, टेलीफोन और जो हम ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लोगों को बाहर भेजते हैं उसकी जगह लोकल स्टाफ अपॉइंट करें तो 60 मिलियन बच सकते हैं। आप मुल्क के लिहाज से देखें तो आप काफ़ी बिलियन बचा सकते हैं इसमें। लेकिन ये काम करने के लिए इस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी हिम्मत नहीं कर रही है। उनकी तवानाई और ताकत दूसरे मामलात में ज़्यादा ज़ाया हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम में सलाहियत भी है, क़ुव्वत भी है, सिर्फ हमें इस वक्त फुकदान अगर है तो इम्प्लीमेंटेशन का है। इस मुल्क में रेजिलियंस बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर यही भूख और अफलास सिलसिला जारी रहा तो फिर ये रुकता नजर नहीं आ रहा। और इसीलिए तो शायर ने भी इसी पर कहा है कि नूर सरमाया से है रूए तमद्दुन की जला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती, और मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। लोग रोडों पर निकल आएंगे और लोग लाठियां और बंदूकें लेके निकल आएंगे अगर हमने इस चीज को यहां नहीं रोका। और उसके हल उसको फौरी तौर पे हल किया जा सकता है कुछ ना कुछ। जनरल साहब देखें, अगर ये हुकूमत से भी लोग मायूस होते हैं
तो इस हुकूमत से भी लोग मायूस थे, और उससे पिछली हुकूमत से तो बहुत ही मायूस थे, और उससे पीछे वाली हुकूमत से तो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाली जो हुकूमत थी उससे तो दोनों हाथों से मायूस हुए थे। अब इतनी मायूसियों और अंधेरों के बाद आपको नहीं लगता कि लोगों का इस सिस्टम पर से ये एतबार उतर जाएगा कि निज़ाम ही ठीक नहीं है, बदलो सारा कुछ? देखिए, ये तो मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ, और अफसोस ही इसी बात का है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये बात समझ नहीं रहे कि हमारे जो अवाम हैं और जो खवास हैं इनके दरमियान न सिर्फ ये कि फासला बड़ा है बल्कि दरमियान ताल्लुक भी ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अवाम अब कम अज़ कम इस लिहाज से तो बेहस से नज़र आते हैं। उनको सिवाय अपने सुबह दोपहर शाम रोटी के, अपने बच्चे के इलाज के या बच्चे की तालीम के, उनको और कोई फिक्र नहीं है। उनको ये नहीं फिक्र कि भाई अपोजिशन क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है। उनको दोनों से कम अज़ कम मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दोनों ने ही हमें बहुत ज़्यादा न सिर्फ मायूस किया है, बल्कि जो आने वाले जो मुल्क चलते हैं या जो कौमें तरक्की करती हैं वो एक उम्मीद के सहारे चलती हैं। हालात सबके बेहतर नहीं होते, हालात बेहतरी करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, सब दोस्त करें, लेकिन उसके लिए एक उम्मीद होती है और आप उस उम्मीद को ले आप एक ऑप्टिमिज्म उधर लेके चलता है कौम को। जब ऑप्टिमिज्म भी खत्म हो गया, अभी आप देखना सब पेसिमिज्म की हम बातें कर रहे हैं। इसमें हम सबको, जितने भी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मुझे इकॉनमी बेहतर, डिप्रेशन ही हो रही है बातें सुन के, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सब की यही हम बातें कर रहे हैं। इस मुल्क में अच्छी चीजें भी हो रही हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। इस मुल्क की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमने इससे ज्यादा जो है ना मुश्किल हालात गुजारे हुए हैं। हम तकरीबन सारी उम्र के हिस्से में हैं जो 70 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी, जो हालात बिगड़े थे, हमने वो भी गुजार लिए हैं। उसके बाद हम पे जो सैंक्शन लगी हमने वो भी गुजार लिए। हमने इस कौम की रेजिलियंस तो डेफिनेटली है, इस कौम के पास रिसोर्सेज भी हैं। बात यह है कि जब हम हुकूमत को मतऊन करते हैं, हम अपने आप को भी, क्या हम इस सब को करने को तैयार हैं? क्या फैसला साजी के लिए आप में वो जुर्रत है कि जुर्रत लाना चाहिए आपको? वो जुर्रत जो हमें उम्मीद थी कि इमरान खान साहब दिखाएंगे, वो बदकिस्मती से नहीं दिखा सके। वो भी उन्हीं मसलतों का शिकार हो गए जो हमारी जो सिस्टम, जो राइजुल वक्त, जो सिक्का राइजुल वक्त है उसके मुताबिक कि आपने हर एक अपने आप को खुश भी रखना है, अपने पार्टी के अंदर भी मसाइल हैं, बाहर लोगों के साथ भी मसाइल, आप उसी में फंस के रह गए हुए हैं। और उन्होंने अपनी फैसला साजी जो मेरी उम्मीद थी कि फैसला साजी कर सकेंगे, वो फैसला साजी में भी कमज़ोर नजर आए हैं। तो लेकिन इन सब के बावजूद मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा है। मैं इसी कहना कि आप बाजार चले जाएं, वो भरे हुए हैं, दुकानें भरी हुई हैं, गाड़ियों का मसला देख लें, वो आपको नहीं मिल रही हैं। ये चीज़ों की कीमतें महंगी हो रही है लेकिन चीज़ें बिक रही हैं। ये कोई आप धड़ाधड़ बिक रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये कहां से हो रहा है? ये आपकी जो एक कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल यही बात है। और अगर इसी निजाम में टैक्स का सही तरह निफाज हो जाए तो सब मैनेज हो सकता है। अगर इसी में जो आपकी लूज इकोनॉमी है, जिसको ब्लैक इकोनॉमी कह लें आपको, वो इतनी बड़ी है आपकी, उसको आप टैक्स नेट में लाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। उसमें हमारे हुकूमतें भी इन्वॉल्व हैं, इसमें जो हमारे FBI है वो भी इन्वॉल्व है। हम सबको पता है कहां पे क्या हो रहा है, लेकिन ठीक करने को हम तैयार नहीं हैं। कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये लोग इतने तगड़े हैं कि ये कोशिश कामयाब नहीं होने देते। एक मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी। अगर ये सिस्टम से, यानी लोग तो सिस्टम से बगावत कर रहे हैं, ऐसा लगता है जिस आदमी से बात करो और नहीं जी इस मुल्क का निज़ाम ही ठीक नहीं है, सिस्टम ही ख़राब है, ये काम ही नहीं कर सकता। लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो इसको क्यों बदलने देंगे? वो तो इसको गुनाह कबीरा समझते हैं। आप इस पर बात भी करें कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो आप क्या चाहते हैं मुल्क में? और वो इस तरीके से बोलते हैं जैसे ये गुनाह कबीरा है। क्या कोई और सिस्टम आ सकता है? ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथी। वेलकम बैक नादरीन। जी हफीज़ चौधरी साहब, क्या अगर ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, यदि आप पब्लिक में जाएं, जहां आप बात करें, तो लोगों की मायूसी बढ़ती गई है। और ये मैं तो जब से जर्नलिज्म कर रहा हूँ सन 2000 के बाद से, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में भी थी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थी, PMLN के दौर में भी थी, आज PTI के दौर में भी है। कोविड के बाद तो और ही बहुत ज़्यादा हो गया। क्या कोई दूसरा सिस्टम पाकिस्तान में अडॉप्ट करने की बात करें तो उस सिस्टम के जो बेनिफिशरी हैं वो चिल्लाते हैं और वो इसको गुनाह कबीरा की तरह पोर्ट्रे करते हैं? क्या कोई और सिस्टम बदलना कोई हल हो सकता है मसले का? जी खान साहब, ज़रूर। देखें, हमें पहले यह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म के ऊपर है, वो ना तो टेरिटोरियल नेशनलिज्म के ऊपर है, क्योंकि हम कोई हज़ारों सालों से पाकिस्तान नहीं है। इसी तरह ना हम लैंग्वेजिस्टिक नेशनलिज्म के ऊपर है, जैसे यूरोप के 50 मुल्क हैं, हम नहीं हैं उसमें। तो हमारे पास आ जाके एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम, क्योंकि हम बलोच हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, कश्मीरी हैं, तो हमें एक फेयर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो अभी तक नहीं मिला। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन दे वर नॉट लेजिटिमेट, दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पीपल। उसके बाद 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने, जो उसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने समझा कि ये सारे एक कौम है, लेकिन हमें एक प्रोसेस के ज़रिए एक कौम बनना है। तो वो एक पार्लिमानी जो निज़ाम है उसके अंदर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा फेल हो चुका है। मैं उसका ब्लेम ना तो मिलिट्री डिक्टेटर को देता हूँ, ना मैं पॉलिटिशियंस को देता हूँ, ना मैं एलीट क्लास को देता हूँ। इससे बहस फजूलियात की तरफ चले जाती है मेरे नज़दीक। असल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रक्चरली डिफेक्टेड है, और वो इन प्रिविलेज क्लास को मौका देता है कि वो जैसे मर्ज़ी इसको मोड़ लें। जैसे आपकी कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है, सेनेट है, इसमें 22 से 25% सीटें मखसूस हैं। दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर अगेंस्ट द आर्टिकल 2A कि जिसमें कहा गया है कि आपके हुक्मरान चोज़न होंगे। ये कहाँ के चोज़न हैं जो स्पेशल सीटों पे आते हैं? उसके बाद एक बंदा 20% 30% वोट लेके आ जाता है, जबकि ये डेमोक्रेटिक जो उसकी रूह है उसके ख़िलाफ़ है। उसको कम से कम कुल डाले गए वोटों का 50% से ज़्यादा लेना चाहिए। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक सदारती निज़ाम की ज़रूरत है। मैं इसके ऊपर स्ट्रक्चरल चेंज, और मैं ये कोई सर लोग तो यही रहेंगे ना, आप किसी को सदर बना दें, लोग तो यही रहेंगे ना। आप देखें, एक फ़्लाइट लाहौर से न्यूयॉर्क जाती है, आप मेक श्योर करते हैं कि जहाज़ 100% परफेक्ट हो टेक्निकल, आप मेक श्योर करते हैं कि पायलट भी ठीक हो। आप ये नहीं कहते कि ओके पायलट तो मतलब जहाज़ तो ठीक है, पायलट जो भी होगा चल जाएगा, ऐसे नहीं है। दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इस तरह ये बहस जो है कि जी सिस्टम कोई भी हो, चलाने वाले अच्छे हों, ये मेरा ख्याल है कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। जिन दानिशवरों ने ये स्टेटमेंट दी है ना, इस पर गौर करना चाहिए उनको। दोनों चीज़ों को ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो पॉपुलर वोट के ऊपर नहीं है। इसमें जैसे हम एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में अगर मेयर जो है वो 51% से इलेक्ट हो, डिप्टी मेयर भी, उसके साथ एक पैनल हो जो कमिश्नर्स का हो, पुलिस कमिश्नर, हेल्थ, एजुकेशन और लैंड कमिश्नर, तो आप 90% तक जो पावर डेवोल्यूशन वो डिस्ट्रिक्ट्स में जा सकती है। ये करा के देख लें एक दफ़ा। अभी ये बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बल्दियाती जो लफ्ज़ है मुझे इससे चिढ़ है। इसकी बजाय ये लफ्ज़ यूज़ करें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चेंज करें। अभी इमरान खान ये काम कर सकता है, इसमें कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, ये आप सूबाई हुकूमतों से करवा सकते हैं। पाकिस्तान के 154 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके पास 3-4 सूबों में हुकूमतें हैं, जो उनको सिंध के अलावा बाकी सारी हैं। तो ये ऐसी लेजिस्लेशन करें जिसके ज़रिए वहाँ का मेयर, डिप्टी मेयर और एक पैनल वो मुंतखब होके आए और लोग पार्टीज़ को वोट दें। एक बैलेट पेपर एक ही हो, उसके ऊपर 10-12 पार्टीज हों, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ना हो। आप कह रहे हैं पावर को नीचे तक डिज़ोल्व किया जाए और उसके अलावा सिस्टम को स्ट्रक्चरल चेंजिंग के अंदर डाला जाए। राइट। ये पाकिस्तान में, मैं ज़रा 1 मिनट में इधर मेहमानों की राय लेने दें। मेरा इजहारुल हक साहब, ये पाकिस्तान में तो हमें ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है, यानी जो लिख दिया, जो हो गया वो वैसे ही चलेगा, अब कोई नया तजुर्बा तो यहाँ हो नहीं सकता।
और जो तजर्बा चल रहा है उसके अंदर इतनी दफ़ा रुकावट आई है या वो तजर्बा इस तरीके से चला है कि बाहर आप किसी आदमी के आगे माइक करें तो वो कहता है मेरा तो कोई खैर ख्वाह है ही नहीं, ना सिस्टम वाले। सर मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूं, हम लोग ख्वाबों में रह रहे हैं, हम लोग रियलिटीज़ में नहीं रह रहे। अच्छा, अब ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि बाज़ार भरे हुए हैं, चीज़ें बिक रही हैं, तो हुजूर जितने लोग बाज़ारों में ख़रीद रहे हैं, जो चहल पहल आपको नज़र आ रही है, ये उन लोगों की निस्बत बहुत ही कम तादाद है जो बाजार का रुख ही नहीं कर सकते। मैं एक गांव का आदमी हूं, मेरा अब भी गांव से ताल्लुक है, मैं 2 कस्बों को अबूर करके अपने गांव जाता हूं। 20 आप उन लोगों की तादाद का अंदाजा लगाएं जो इस मुल्क में 20,000 रुपए महीना ले रहे हैं, 25, 30, 40,000 रुपए ले रहे हैं, वो मार्केट से क्या खरीद सकते हैं? 22 से 25 करोड़ की आबादी है। मेरी राय में आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिपोर्टिंग है और जो डेमोग्राफिक हैं हमारे टूल्स वो डिफेक्टिव हैं। तो जनाब, जो लोग बाजार का रुख नहीं कर रहे, जो लोग कुछ भी नहीं खरीद सकते सिवाय उस नागुज़ीर क़ूत ला यमूत जिसे कहते हैं, आटे और रोटी और दाल के अलावा, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 ये है कि सदारती निज़ाम का एक आप अभी देख लें, एक टच सदारती निज़ाम का सबसे बड़ा फीचर ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड नहीं लाता अपने वज़रा, वो खुद टीम चुनता है। तो आपके अब जो 50-55 कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उनमें से आप कितने देखें, हाफ तो एडवाइजर्स हैं। तो ये एक सदारती निज़ाम का टच है, किस किस्म के लोग आपके पास हैं। तो जब तक आपकी नीयत साफ नहीं होगी, आप सदारती निज़ाम में भी उन्हीं चेहरों को लाएंगे जो पहले हैं। जब तक हम वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारा, जब तक हम अपनी नीयत साफ नहीं करते, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि लोग वही रहेंगे। जब तक आप फ्रेश टीम नहीं लाएंगे तब तक ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब हमारे दोस्त ने कौन लाएगा सर, कैसे आएगी फ्रेश टीम? ये मुशर्रफ साहब ने वाहिद सही काम किया था। हाँ, उनके दौर का बेहतरीन था। अंग्रेज के ज़माने के डिप्टी कमिश्नर को हटाकर लाए थे एक जिली हुकूमत। और आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर का और नाजिम जो जिला का है, कितना फर्क है। एक डिप्टी कमिश्नर जिस जिले में जाता है, 3 साल के बाद उसने वहां का रुख नहीं करना, 3 साल भी उसकी तवज्जो ये है कि मैं बॉस को खुश करूं और अपनी अगली पोस्टिंग सीख करूं कि कहां होगी। जिले का नाजिम जो है उसने वही रहना है, वही मरना है, सियासत करनी है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके बाद वो सीधे रास्ते पर चलता है। अच्छा, अब ये फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ये काम कर सकते हैं। 3 साल में क्या मौजूदा हुकूमत ने जिली हुकूमत की तरफ या मकामी हुकूमत की तरफ, लोकल गवर्नमेंट की तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाया है, 1 इंच भी किया है? जो लोग पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा में बैठे हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हुकूमत उनके हाथ से निकले। मसला फंड्स का है। जिली हुकूमत को, लोकल गवर्नमेंट को फंड्स देने पड़ते हैं, और जो लाहौर और पेशावर में बैठा है, जो कोयटा और कराची में बैठा है, अगर वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिली लेवल पर, तो उसके पास एक्चुअली लोग ये नहीं चाहते कि पैसे उनके हाथ से निकल जाएं। जिस जगह बैठा है, लोग नहीं चाहते कि पैसे उनके हाथ से निकल जाएं। जो आदमी जिस जगह बैठा है, नायब कासिद से लेकर वजीर तक, वो अपनी ताकत को डिस्ट्रीब्यूट या करना ही नहीं चाहता। जमील अहमद खान साहब, आप इसी पॉसिबिलिटी पे आप अपनी राय दे दें, मैं चाहूंगा वापस पर हम आएंगे। जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वक्त आप देखें जितने भी पॉलिटिकल हमारी पार्टीज़ हैं और उनके सरबराह हैं, उनके इर्द गिर्द जो किचन कैबिनेट है, कोई बिलियनर से कम है। इसी तरीके से जो हुकूमत वक्त इमरान खान की पार्टी और इमरान खान चेयरमैन, उनके किचन कैबिनेट और इर्द गिर्द शायद ही कोई बिलियनर से कम हो। तो ये सारे लोग जो आके इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं इस निज़ाम में, ठीक है, ये निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि मुतवसत तबके का आदमी तकरीबन उसके लिए नामुमकिन हो जाता है कि वो ईवानों में जाए और फैसला साजी में शामिल हो सके। तो ऐसा जब नहीं होगा तो रिप्रेजेंटेशन में नहीं होगी। लेकिन मैं जल्दी से आना चाहता हूं कि हमने बहुत सारी ऐसी बातें कर ली कि जिससे महसूस होता है कि कोई सलूशन ही नहीं है। सलूशन बिल्कुल इसका है। आपको मैंने मिसाल दे रहा था कि सिर्फ टीम की थोड़ी रद्दोबदल चाहिए टू स्टार्ट विद। लॉन्ग टर्म की तो हम सारों ने बात कर ली कि क्या होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये है कि बस थोड़ी सी
दर्द दिल होना चाहिए लीडरों को, और ख़ासतौर पे इमरान खान को थोड़ी सी अपनी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए अपने थॉट्स में, और थोड़ी टीम बदल के जो मेरिट पर कुछ लोग लाके, और जो हमारे पास कानून है, जो हमारे पास दस्तूर इस वक्त है, जब अमेंडमेंट होगी, जब रिफॉर्म होगी, बहुत अच्छी बात, बिस्मिल्लाह, लेकिन जब तक नहीं है इसको खुदारा इंप्लीमेंट कर दें। इसकी इंप्लीमेंटेशन से आपकी 50 to 80% वैसे ही इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, फाइनली मैं आपके पास आ जाऊँ हफीज चौधरी साहब। देखें, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी अगली नस्लें तैयार की हुई हैं इसी स्ट्रक्चर को और इसी सिस्टम को दिमाग में रख के। इन्वेस्टमेंट देखें किस लेवल की हुई है। ये बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़े पैमाने पे होगा। आपको लगता है पाकिस्तान इतना बड़ा झटका उठा लेगा? श्योर, ये मेरे ख्याल में जब तक पॉलिटिकली हम स्टेबल नहीं होंगे, इकोनॉमिकली भी नहीं होंगे, और इकोनॉमिकली नहीं होंगे तो सोशली भी नहीं होंगे। तो पॉलिटिकली स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि हमें अपनी बुनियाद को ठीक करना है। हमारे जो ज़िम्मेदार हलके हैं, अगर आज प्राइम मिनिस्टर ये चले इनको NRO दे दे दोनों पार्टियों को, इनसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर एग्रीमेंट करके पार्लियामेंट से पास करवा दे, और सदारती निज़ाम में इनको गलतफहमी है, ये जो छोटी पार्टियां हैं इनके डिस्ट्रिक्ट मेयर आ जाएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में ये इनकी पावर है, जहाँ इनको जिलों में आ जाएंगे, इनको मुतनासिब नुमाइंदगी से कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट की सीटें भी मिल जाएंगी। लेकिन प्रेसिडेंट वही बनेगा जो पूरे मुल्क के 11 करोड़ अगर सिंगल वॉइस बनेगा, ठीक है, 11 करोड़ वोटर में से अगर वो 3-4 करोड़ वोट लेगा तो प्रेसिडेंट बनेगा। उसके लिए कंडीशन लगा दी जाए कि वो 3 सूबों से ज़रूर 51% लेगा, ना सिर्फ पूरे मुल्क से बल्कि 3 सूबों से, और उसका पैनल पहले अनाउंस करेगा कैबिनेट का। जैसे इन्होंने कहा कि जी बाद में, वो जैसे अमेरिका में है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पहले शो होते हैं, तो यहाँ हम कैबिनेट को भी डाल सकते हैं और देन वही लोग आएंगे और आके परफॉर्म करेंगे। हाँ, तो इसी तरह सूबाई सतह पे, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपनी एग्जेक्टिव अलहदा मुंतखब कर लें और लेजिस्लेचर के लिए जो लोग काबिल हैं उनको अलहदा मुंतखब। ठीक, अब ये एक बात है शुरू हुई, लेट्स सी और भी कुछ लोग हैं वो ऐसी बात करते हैं। मैंने सुना है इस्लामाबाद में कई हल्के ऐसी बात कर रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान का ये सिस्टम और कितना चलता है, कितना परफॉर्म करता है, क्योंकि लोग अब इधर उधर देखना शुरू हो गए। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।